वायरस है क्या, ये किस तरह से काम करता है, और कौन कौन से जानवरों से इंसान तक वायरस पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक वाइल्ड लाइफ में 1.6 मिलियन वायरस वाइल्ड लाइफ में पाए गए हैं। और अभी तक जो वायरस इंसानों तक पहुँचे हैं उनके नाम है: चिंपैंजी से HIV वायरस आया था, बैट से इबोला यानी कि चमगादड़, और बैट से निपा वायरस भी आया था जो कि इंडिया में भी देखा गया था, बर्ड से बर्ड फ्लू, पिग से स्वाइन फ्लू, और कई वायरस है जो 3 स्टेजों से होकर गुजरे हैं, तब जाके वो उनको एक वायरस मतलब एवोल्यूशन आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि पिग्स, बर्ड्स और ह्यूमन से मिलकर एक वायरस बना H1N1, मतलब वो वायरस ने 3 स्टेजेस को क्रॉस किया है। अब आप देख रहे हैं इस दौरान एक शब्द आपको सुनने को मिल रहा है, क्वारंटीन। इस शब्द की हिस्ट्री हमें इटली में मिलती है। इसकी आप रूट्स इटली में ट्रेस कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है आइसोलेशन। अब ये शब्द ओरिजिन में आया कैसे? ये शब्द ओरिजिन में तब आया जब यूरोप एक भारी त्रासदी का सामना कर रहा था, जिसे प्लेग कहा गया और ब्लैक डेथ भी कहा गया। और जो बीमारी है इसकी रूट्स भी ईस्ट एशिया में ही है। ईस्ट एशिया से ये वायरस ब्लैक रैट्स यानी काले चूहे और फ्लीज के थ्रू यूरोप तक पहुंचा, और यूरोप को इससे अपने नागरिकों की 30 से 60% तक जानें गंवानी, मतलब उनकी जानें गई। अब हमें वायरस होता क्या है? वायरस जब तक एक नॉन लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, पर वो उसको मतलब अगर किसी उसको मतलब अपनी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आए। जब वो एक लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वो वायरस आपकी बॉडी में आता कैसे है? सबसे पहले एनिमल से आपके ह्यूमंस में ट्रांसमिट होगा, फिर ह्यूमन से वो कफ, स्नीज के थ्रू दूसरे बॉडी में जाएगा। जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले वो आपकी जो सेल्स हैं, जो आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल से आपका बनता है टिश्यू, टिश्यू से आपके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से आपके बनती है बॉडी। तो जब आप वायरस आपके सेल वॉल पर पहुंचता है तो वो सबसे पहले उसे अटैच होना होता है, यानी कि डॉकिंग एक प्रोसेस होता है, उस तरह का ये प्रोसेस है। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसकी तरह वो वायरस आपके सेल वॉल के अंदर चला जाता है। उसके बाद वायरस क्या करता है कि उसको अपने रेप्लिकेट होने के लिए, यानी कि लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वो सबसे पहले या तो अपने डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को अपने आपके सेल वॉल में इंजेक्ट करेगा। हो सके तो पूरा वायरस भी आपकी बॉडी में सेल वॉल में अंदर जाएगा। फिर अंदर जाके वो क्या करेगा कि आपके जो सेल है उसके सिस्टम को हैक कर देगा। एक तरह से जो आपकी सेल है वो उसके लिए एक मशीन बन जाएगी जो कि वायरस प्रोड्यूस कर रही है। आपका जो सेल है वो वायरस के लिए आउटर कवरिंग प्रोटीन भी बनाएगा और उसके अंदर वायरस का डीएनए या फिर आरएनए भी प्लेस कर देगा, और आपके जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे वायरस उस सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे आपके मतलब बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसी का एग्जांपल इबोला वायरस भी दुनिया के सामने आया था। वेस्टर्न अफ्रीका में 2014 में 11,000 लोगों की मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई थी। ये वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पे एक इबोला रिवर बहती है। उस रिवर के नाम पे इस वायरस का नाम इबोला रखा गया था। और आप देखते हैं कि अब हम बात करेंगे कि आखिरकार आप देख रहे हैं कि चीन में वेट मार्केट हमारे पास आ रही है जहाँ जानवरों का फ्रेश मीट मिलता है। अब हम सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन के लोग ये सब कुछ क्यों खा रहे हैं, किसी भी जानवर का मांस वो खा रहे हैं, वेट मार्केट आखिरकार ओरिजिन में आई क्यों? इसकी रूट्स हम डिस्कस करेंगे। दरअसल इसकी रूट्स हमें मिलती है 1958 में। माओ जेडोंग द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ जेडोंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। वो चाहते थे कि चीन, यूएसए और रशिया, जो कि वर्ल्ड यूएसएसआर था उस टाइम पे, उन वो जो बहुत बड़ी पावर्स थी उनको कंपटीशन दे सके। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आए। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के 2 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था कलेक्टिविज्म और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो क्रांति है जो इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में आ चुकी थी। माओ जेडोंग चाहते थे वहाँ भी आए।
तो कलेक्टिविज्म एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उनका ग्रुप बनाया जाता था। जो ग्रुप था उसका नाम था कॉम्यून। और जो कलेक्टिविज्म का सिद्धांत था वो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड के बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ था। वो जो भी प्राइवेट ओनरशिप करना चाहते थे लैंड की, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता था, उन्हें एंटी रेवोल्यूशनरी कहा जाता था। अब जो हमारा कलेक्टिविज्म का सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो लोग कॉम्यून में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे स्टेट के लिए। यानी कि जो कलेक्टिविज्म था उसके अंतर्गत एक जो लोगों के ग्रुप है उनको एक लैंड का एरिया दिया जाता था और उस एरिया में उन्हें खेती करनी होती थी और उस खेती की जो प्रोडक्शन होती थी वो स्टेट इकट्ठा करता था। अब ऐसा हो क्यों रहा था? दरअसल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, स्टील की प्रोडक्शन हो रही थी, उसमें जो वर्कर्स लगे थे, तो उन वर्कर्स की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कलेक्टिविज्म का सिद्धांत लाया गया था। तो आप समझ चुके हैं कि कलेक्टिविज्म क्या है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको एक लैंड का एरिया दिया गया है और वो उसे कॉम्यून कहा गया है और वो कॉम्यून डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट के लिए। उस पर जिम्मेदारी है कि उसे एग्रीकल्चर में जो है कृषि में जो विभिन्न जो कृषि के जो विभिन्न उत्पाद हैं उनको प्रोडक्शन करना है और वो प्रोडक्शन जो होगी वो मीट करेगी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के फूड की डिमांड को। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे आने वाले टाइम में चीन के लिए त्रासदी बनकर सामने आने वाले थे। क्यों? क्योंकि जो एक कलेक्टिविज्म है 3 सिद्धांत इसके लिए और अपनाए गए थे। पहला था ग्रेट स्पैरो कैंपेन, दूसरा था क्लोज प्लांटिंग थ्योरी और तीसरा था डीप सोइंग। जो पहला हमारा सिद्धांत है जो था ग्रेट स्पैरो कैंपेन, उसमें माना गया था कि जो चिड़िया है ये फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। उसमें कहा गया कि आप इन्हें मार दीजिए और इन्हें यहाँ से भगाइए। अब आपको पता है कि कई कीट पतंग जो है वो हमारी फसलों के लिए विनाशकारी साबित होते हैं और जो कीट पतंग है वो पक्षियों की डाइट में शामिल होते हैं। अब जब ये पक्षी रहे ही नहीं तो इन कीट पतंगों की संख्या बढ़ती रही और उन्होंने फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। दूसरा, क्लोज प्लांटिंग थ्योरी। इसमें इसमें ही कहा गया है कि आप अ, जो दो पौधों के बीच में जो गैप रहता है उसे बहुत कम से कम रखिए। दो प्लांट्स को बहुत ही नज़दीक नज़दीक उनकी प्लांटेशन कीजिए। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए किया होगा उन्होंने क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्लोज प्लांटिंग रखा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर आप क्लोज प्लांटिंग रखते हैं तो एक तो सनलाइट पौधों तक बहुत अच्छे से नहीं पहुंचती है। दूसरा, जो विंड की मूवमेंट होती है आपके प्लांट्स के बीच में वो भी अच्छे से नहीं होती है, मॉइस्चर की दिक्कत आ जाती है और जो पेस्ट्स होते हैं वो भी आसानी से मूव कर सकते हैं आपके जो एक फील्ड है उसमें। तो और जो पौधों में है ना उसमें सनलाइट के लिए उनमें पौधे ज़्यादा कम्पीट करते हैं, उसमें अपनी जो हाइट ज़्यादा ले लेते हैं ताकि वो सनलाइट तक पहुंच सके और उसमें उनकी जो ग्रोथ में ही उनकी ये वो कंज्यूम हो जाती है और जो बडिंग वगैरह है वो आसानी से नहीं हो पाती। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जो चाइना की येलो रिवर है जिसे हवांगो भी कहा जाता है उसमें भी फ्लड्स आए, ड्राउट कंडीशंस भी चाइना में बनी। तो इन टोटल कंडीशंस ने मिलके एक चाइना में एक बहुत ही त्रासदी आई जिसका नाम था फेमाइन, जिसने कि चाइना के 36 मिलियन यानी कि 360 लाख लोगों की जान ले ली थी। अब हुआ क्या कि और भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने सबसे पहले तो पत्तियां खानी स्टार्ट कर दी, फिर जो कीड़े मकोड़े थे, जो जानवर थे उनको खाना स्टार्ट कर दिए। जब कुछ नहीं मिला तो मिट्टी खाना स्टार्ट कर दिया और हालात इतनी बुरी हो चुकी थी कि चाइना में उस दौर पर ह्यूमन कैनिबलिज्म स्टार्ट हो गया था। यानी कि इंसान इंसान को मार रहा था और उनका मांस कंज्यूम कर रहा था जिंदा रहने के लिए। अब हमें पहली स्टेज तो मिल गई कि आखिरकार रूट्स क्या है। अब दूसरी स्टेज हम हमारे सामने आती है। दूसरी स्टेज में चाइना में 1988 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ पास किया गया था। इसमें मैं दो दो आर्टिकल्स डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें था आर्टिकल 3। अब आपको ध्यान से सुनना होगा। इसमें कहा गया था रिसोर्सेज शैल बी ओन्ड बाय द स्टेट। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द लॉफुल राइट्स and interest of units and individuals engaged in the development and utilization of wildlife resources according to law। और दूसरा आर्टिकल 17
आर्टिकल 17 में कहा गया कि स्टेट शैल एनकरेज द डोमेस्टिकेशन एनीवन हु इंटेंड्स टू डोमेस्टिकेट एंड ब्रीड वाइल्ड लाइफ अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट शैल ऑब्टेन अ लाइसेंस। यानी कि आर्टिकल 17 दो चीज़ों को लीगल कर रहा था, डोमेस्टिकेशन को, और जो आदमी ब्रीड करना चाहता है वाइल्ड लाइफ को या फिर डोमेस्टिकेट करना चाहता है, उसे स्टेट से एक लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा। तो इस चीज़ से दो चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है। एक, कि इससे एनकरेज क्या हुआ, इससे एक बढ़ावा किसको मिला, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को। तो इसने क्या एनकरेज किया, एनकरेज्ड डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर यहाँ से क्या हुआ, एक इंडस्ट्री का जन्म हुआ। इस इंडस्ट्री में हम आगे जाके देखते हैं कि इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड भी हो रहा था, यानी कि इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है हमारी, इंडेंजर्ड का मतलब है कि जो एक एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है, उनका भी ट्रेड हो रहा था। और यहाँ से निर्माण होता है हमारा, यहाँ से हम रूट ट्रेस कर सकते हैं, जहाँ से कि आगे जाके डेवलप होती है वेट मार्केट, जहाँ पे आपको तरह तरह के जानवरों का फ्रेश मीट मिल सकता है। अब इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि जब यहाँ पे अलग अलग तरह की किस्मों के जानवर हैं, उनको आप पाइल्स में लगा रहे हैं, तो जो वहाँ पे उनका फ्रेश मीट भी मिला, उनके वहाँ पे उनको मारा भी वहीं जा रहा है, तो जो बॉडी फ्लूइड्स है किसी भी तरह के,